हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 194 पर आप देख रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सप्तम प्रश्न पत्र जो आपका संस्कृत का है। इसके लिए करने को समय 1 घंटा और पूर्णांक 25 नंबर का होता है, जिसमें आपके कुल प्रश्न 18 होते हैं, जिसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न और 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में लगभग देना होता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपको लगभग 30 वर्ड में देना होता है और बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको आंसर चुनना होता है। तो इस वीडियो में हम 2024 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को हम करने वाले हैं, जिसमें से आपको आपके पेपर में 16 से 17 प्रश्न केवल और केवल इसी वीडियो में से आपको मिल जाएंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न 2024 प्रश्न नंबर 1 है, मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 अगहन सही है। यदि हम बात करें कुंवार की, तो कुंवार का संस्कृत रूप आश्विन होता है और माघ का तो माघ ही होता है और फूस का तो पौष होता है। प्रश्न नंबर 2 है, मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है? तो इसका आंसर ऑप्शन है मधुसु सही है। प्रश्न नंबर 3 है, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के वचन होते हैं और यदि वह पुरुष पूछता है संस्कृत में, तो पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यदि वो पूछता है संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, जो पुरुष शब्द का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। नंबर 2 स्त्रीलिंग, जो स्त्री का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और जो नंबर 3 नपुंसकलिंग, जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, वाक्य में किस पद में संबंध कारक है? तो यहाँ पर संबंध कारक यहाँ पर का की इसका चिन्ह होता है, तो यहाँ पर विश्व के साथ की आया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा। यदि वो पूछे कारक क्या है, तो कारक वह होता है, वह शब्द है या संज्ञा या सर्वनाम का रूप है जो वाक्य में क्रिया के साथ होने का संबंध बताता है, उसे कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक की संख्या 6 है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो संस्कृत में कारक की संख्या 6 है। प्रश्न नंबर 5 है, गेहूं को संस्कृत में कहते हैं? तो गेहूं को संस्कृत में गोधूम कहते हैं। व्रीहि को संस्कृत में धान कहते हैं और अड़की को संस्कृत में अरहर दाल का नाम है अड़की और माघ सा संस्कृत में काले चने का नाम है। प्रश्न नंबर
बहुविकल्पीय प्रश्न 2023। प्रश्न नंबर 1 है, ज्ञा संयुक्त रूप है तो ज्ञा जा और या का संयुक्त रूप है। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रेंगडू शब्द बोधक है तो यह बाजरे का बोधक है। पिछली वीडियो में इसका आंसर गलत हो गया था, क्योंकि गूगल कभी कभी क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पाता है, वो आंसर को गलत दे देता है। यहाँ पर चावल का संस्कृत में नाम तंडुल होता है और तिली का संस्कृत में नाम तिल होता है और चने का नाम चड़का होता है। वहाँ पर काले चने का नाम था मासा। यहाँ पर केवल चने का पूछ बताया है। प्रश्न नंबर 3 है, नधे शब्द का रूप है तो नधे शब्द का रूप चतुर्थ विभक्ति एक वचन इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है, पठामी धातु रूप है तो पठामी पठ धातु का रूप है। प्रश्न नंबर 5 है, अशुद्ध वाक्य है तो अशुद्ध वाक्य ये है महाफलम आनाय, तो यहाँ पे है अहम पठामी। अहम का अर्थ होता है मैं, पठामी का अर्थ होता है पढ़ना। तो यहाँ पे वर्तमान काल में आपका वाक्य है तो इसका अर्थ होगा मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे है मोहन मोहना गच्छति, ये भी वर्तमान काल का वाक्य है तो इसका होगा गच्छति मतलब जाता है, मोहन जाता है। मम सह रमेश गच्छति, तो इसका होगा मोहन मेरे साथ जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न 2022। प्रश्न नंबर 1 है, छा संयुक्त रूप है तो छा आधा का और सा का संयुक्त रूप है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। सा और ज्ञा को हम ऊपर कर चुके हैं और तिरा और सिरा ये 4 शब्द होते हैं। तो यहाँ पर तिरा आधा ता और रा से मिलकर बना होता है और सिरा आधा सा और रा से मिलकर बना होता है। तो ये संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है और इन सभी वर्णों से मिलकर बने होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, द्वादशा शब्द बोधक है तो यह 12 का बोधक है। यहाँ पर 2 को संस्कृत में द्वय आप लिख सकते हैं, 22 को द्वया, विंशति विंशति आप लिख सकते हैं और 32 को भी आप द्वा तिरसत होता है। प्रश्न नंबर 3 है, समक्ष शब्द में समास है तो समक्ष शब्द में समास अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 4 है, ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है तो ऊपर जाने के लिए क्रिया उद गच्छति प्रयुक्त होती है। इसका आंसर ऑप्शन 3 सही है। प्रश्न नंबर
5 है क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। प्रश्न नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न 2021। प्रश्न नंबर 1 है एकोना त्रिशंत शब्द का बोधक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 29। 19 का होता है एकोना विंशति और 39 का नव त्रिशति होता है। प्रश्न नंबर 2 है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु का रूप है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 तदंती। प्रश्न नंबर 3 है अधिकरण का कारक चिन्ह है, तो अधिकरण का कारक चिन्ह में पर होता है। प्रश्न नंबर 4 है लिख सी रूप है, लट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है। प्रश्न नंबर 5 है लूता शब्द का अर्थ है, तो लूता शब्द का अर्थ मकड़ी से होता है, इसका ऑप्शन 2 सही है। चूहा का मूसिका होता है, मूसिका, और भौरा का भ्रामरा होता है, और हंस का हंस या मराल संस्कृत में नाम होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न 2019। प्रश्न नंबर 1 है पिपीलिका शब्द का अर्थ है, तो पिपीलिका शब्द का अर्थ चींटी से होता है। यहाँ पर कोयल को संस्कृत में कोकिला कहते हैं, और चिड़िया को चटका, और तितली को तितलिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है एकोना विंशति पद संख्या का बोधक है, तो एकोना विंशति 1 कम 20 19 का संख्या है। यहाँ पर 21 की 1 विंशति होगा, और 31 का 1 त्रिशति, 11 का 1 दशा होता है। प्रश्न नंबर 3 है असमान शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है। प्रश्न नंबर 4 है पा धातु का लन लकार मध्यम पुरुष द्वितीय वचन में रूप होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 आ विपतम। प्रश्न नंबर 5 है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है, तो यहाँ पर मैं उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। यहाँ पर प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। प्रथम में वह होता है और मध्यम में मैं, और उत्तम में मैं, और मध्यम में जिससे हम बात कर रहे होते हैं वह होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न 2018। प्रश्न नंबर 1 है सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका आंसर है सर्व श्याम, ऑप्शन 4 सही है। प्रश्न नंबर 2 है पाव का संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर है
ऑप्शन 3 पौ प्लस अका ये अयादी संधि है। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 3 है अधिहरी में समास है तो अधिहरी में समास अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न नंबर 4 है 29 की शुद्ध संस्कृत संख्या नहीं है तो 29 की नवति नहीं है। 9 प्लस 90 यहाँ पर 99 की संख्या है जो 29 की नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है उपसर्ग धातु के साथ आता है तो प्रत्यय पहले आता है और उपसर्ग धातु के पीछे यहाँ पर आएगा। प्रत्यय पीछे आता है और उपसर्ग पहले आता है तो उपसर्ग की संख्या संस्कृत में 22 होती है। प्रत्यय कितने भी होते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है। बहुविकल्पीय प्रश्न 2017 प्रश्न नंबर 1 है घोटक शब्द का अर्थ है तो इसका अर्थ घोड़ा से होता है। यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है। यहाँ पर बिल्ली का संस्कृत में नाम पूछे तो बिल्ली का मार्जरा संस्कृत में नाम होता है। यहाँ पर गधा का नाम संस्कृत में गंधर्व होता है और हाथी का गजह संस्कृत में नाम होता है। प्रश्न नंबर 2 है पोडस शब्द का अर्थ है तो पोडस शब्द का अर्थ 16 से होता है। इसका ऑप्शन 4 सही है। प्रश्न नंबर 3 है तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है तो तस्मिन शब्द में विभक्ति और एक वचन है। प्रश्न नंबर 4 है भव शब्द रूप है तो भव शब्द रूप यहाँ पर भू धातु मध्यम पुरुष और एक वचन का होता है। प्रश्न नंबर 5 है उक्रांत पुल्लिंग शब्द है तो उक्रांत भानु एक पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर मधु और अणु ये नपुंसकलिंग के वर्ण हैं। प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न 2016 प्रश्न नंबर 1 है अंगुष्ठ शब्द का अर्थ है तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 अंगूठा। प्रश्न नंबर 2 है संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्न की अधिकतम उपलब्धता होती है तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। प्रश्न नंबर 3 है संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना यह सिद्धांत है तो यह रोचकता का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 4 है एकदश शब्द का हिंदी अर्थ है तो एकदश शब्द का हिंदी अर्थ 11 से होता है। इसका ऑप्शन 2 सही है। प्रश्न नंबर 5 है पद पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों का ध्यान देना चाहिए तो यहाँ पर उचित आरोह एवं अवरोह का, नंबर 2 उचित स्वर एवं स्पष्टता का और नंबर 3 शुद्ध उच्चारण का। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन 4 सही है। यहाँ पर हम 2016 से 2024 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2024 के करेंगे तो इसमें प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर 16 8 16 20 और 3 को यहाँ पर 8 को अष्ट और 16 को पोडस और 20 को विंशति और 3 को त्रिक संस्कृत में लिखा जाता है।
प्रश्न नंबर 7 है, किन्हीं 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो आपको कोई भी 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर सिंह का शेर का सिंह होता है, और हाथी का गजहा, और घोड़ा का अश्व या घोटक होता है, और सियार का सिगराला होता है, मोर का म्यूरा या कोयल का होता है। ये पक्षी का नाम है। प्रश्न नंबर 8 है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर है, परिश्रमी और पराक्रमी व्यक्ति को ही धन की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 9 है, पठ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो यहाँ पर लट लकार जो वर्तमान काल से संबंधित होता है, यहाँ पर पठ सी पठत और पठत, यहाँ पर मध्यम पुरुष के तीनों वचन हैं। प्रश्न नंबर 9 है, पठ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का तीनों रूप। तो इसको हम पिछली प्रश्न में कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 10 है, इस्मत सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो त्वम, युवाभ्याम और युष्मभि, यहाँ पर इस्मत शब्द का विभक्ति और वचन है। प्रश्न नंबर 11 है, तहा विद्यालयम आगच्छन का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो तह माने वे सब, विद्यालय गई, इसका अनुवाद है। प्रश्न नंबर 12 है, भाववाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण भी लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, कार्य, भाव या अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, गुण सुंदरता, ईमानदारी और मधुरता, दशा बचपन, बुढ़ापा या गरीबी, भाव क्रोध, प्रेम और दया, और अवस्था जवानी, बचपन। ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 13 है, कृत धातु के लट लकार के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो इसका तीनों वचनों में रूप कृ माने करना होता है। यहाँ पर ये वर्तमान काल से संबंधित है। आप इनके सभी के पीछे के वर्ड याद करके इसे आसानी से याद कर सकते हैं। किर यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। तो यहाँ पर करोति, करोसी और करोमी, कुरुत, कुरुत्था, कुर्ब, कुर्वंती, कुरुत और कुर्म, ये सभी किर धातु के लट लकार के रूप हैं। प्रश्न नंबर 14 है, संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का महत्व क्या है, इसको बताइए। तो इसका आंसर है, यह भाषा की शुद्धता बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 2, यह शब्दों के सही अर्थ और उनके प्रयोग को समझने में सहायक होता है। नंबर 3 है, इसके ज्ञान से संस्कृत साहित्य और शास्त्रों को सही ढंग से समझा जा सकता है। यह भाषा के नियमों को व्यवस्थित करता है। तो यह संस्कृत में व्याकरण के महत्व थे। प्रश्न नंबर 15 है, संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की क्या क्या उपयोगिता है।
ऑनलाइन सामग्री की उपलब्धता। इंटरनेट पर संस्कृत व्याकरण, साहित्य, श्लोक और ग्रंथों से संबंधित बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। इंटरैक्टिव शिक्षण। कई वेबसाइटों और ऐप्स इंटरैक्टिव जुड़े होते हैं तरीके से संस्कृत सिखाने में मदद करते हैं। यहाँ पर 3 हैं। ऑनलाइन कक्षाएं और ट्यूटोरियल। छात्र ऑनलाइन कक्षाओं और ट्यूटोरियल के माध्यम से घर बैठे संस्कृत सीख सकते हैं। नंबर 4 है शब्दकोश और अनुवाद उपकरण। ऑनलाइन शब्दकोश और अनुवाद उपकरण संस्कृत शब्दों के अर्थ और वाक्यों के अनुवाद में सहायक होते हैं। तो इंटरनेट की ये संस्कृत में आवश्यकता उपलब्धता थी। अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर है, पहला है हरि को नमस्कार। तो इसका अनुवाद है हरे नमः, हरि को नमस्कार है। वह घर जाती है। तो सः गृहं गच्छति, इसमें संस्कृत अनुवाद है। नंबर 3 है हम दोनों पढ़ते थे। तो आवाम आपठाव। नंबर 4 है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। आपको हूबहू अनुवाद करने के लिए वाक्य मिलेंगे। प्रश्न नंबर 17 है अधोलिखित श्लोक का हिंदी में भावार्थ लिखिए। तो अभिवादनशीलस् नित्यं विरधोपसेवनः यद्वारी तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभलम। इसका हिंदी में अनुवाद है जो व्यक्ति स्वभाव से विनम्र होता है, हमेशा बड़ों का सम्मान करता है और उनकी सेवा करता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। तो यह श्लोक का अनुवाद था। यह प्रश्न नंबर 18 है संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर है आदर्श वाचन संस्कृत भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह छात्रों को सही उच्चारण, उचित गति और विराम चिन्हों के सही प्रयोग के साथ पढ़ने का तरीका सिखाता है। आदर्श वाचन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। नंबर 1 उच्चारण की शुद्धता। शिक्षक द्वारा किया गया आदर्श वाचन छात्रों को शब्दों का सही उच्चारण सिखाता है, जिससे वे भाषा को शुद्धता से बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं। नंबर 2 लय और गति का ज्ञान। आदर्श वाचन से छात्रों को यह पता चलता है कि किसी पाठ को किस लय और गति से पढ़ना चाहिए, जिससे पढ़ने में प्रभाव आता है। अर्थ ग्रहण में सहायक। सही वाचन से पाठ का अर्थ समझना आसान हो जाता है, क्योंकि विराम चिन्हों का सही प्रयोग अर्थ को स्पष्ट करता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब छात्र शिक्षक के आदर्श वाचन का अनुकरण करते हैं तो उनमें स्वयं पढ़ने का आत्मविश्वास बढ़ता है, जागृत हो जाता है। अनुकरण की प्रेरणा। शिक्षक का प्रभावशाली आदर्श वाचन छात्रों को स्वयं भी अच्छा वाचन करने के लिए प्रेरित करता है। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 2023। प्रश्न नंबर 6 है कुछ शब्द दिए हैं, उनको संस्कृत में लिखना है। तो सरसों को सरसपाह लिखा जाता है, शरीफा को
सीताफलम और कटहल को पनसा, पीपल को अश्वत्था यहाँ पर संस्कृत में लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखें। तो यहाँ पर प्लक्ष का पाकर, पलासा का पलास, तुम्बी का लौकी होता है और अमृत फलम का अमरूद होता है। प्रश्न नंबर 8 है, किन्हीं दो पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो घोड़ा को अश्व, गधा का हाथी। प्रश्न नंबर 9 है, हितम मनोहरी चा दुर्लभ वाचा सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ है, हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं या हानिकारी होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, विदुषा शब्द की वचन एवं विभक्ति बताइए। तो विदुषा शब्द बहुवचन और तृतीय विभक्ति है। प्रश्न नंबर 11 है, भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो यहाँ पर पुल्लिंग में एक वचन भवान, द्विवचन में भवन्तौ, बहुवचन में भवन्तः और स्त्रीलिंग में एक वचन भवती, द्विवचन भवत्यो, बहुवचन भवत्या। प्रश्न नंबर 12 है, 5 से 15 तक की गिनती संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर 5 से 15 तक की गिनती को 5 को पंच, 6 को षष्ठ, सप्त 7 को और 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को दशा और 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश। यहाँ पर 5 से 15 तक की गिनती को संस्कृत में लिखा गया है। कोई एक नाम आपसे अकेले को बहुविकल्प में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 है, संस्कृत के महेश्वर सूत्र को लिखिए। तो महेश्वर सूत्र या प्रत्याहार 14 होते हैं। तो यहाँ पर है, पहला है आ, ई, उ, ओड़ा, ये एक है और रिरा, लिरा, ओका 2, ए, ओ, डा, ए, ओ, चा, हा, या, बा, रा, ओटा, लड़, या, मा, ड़ा, ड़ा, ना, उमा, झा, भा, या और घर, धस, जब, गढ़, दस, खप, छठ, थच, टतब, कप, यस और सस, सर, हल। यहाँ पर ये 14 महेश्वर सूत्र हैं। इनमें से वो प्रत्याहार बनाना पूछता है। प्रत्याहार पूछेगा आ और टा, अट। प्रत्याहार के बीच आने वाले शब्द कौन से हैं? तो यहाँ पर आ आपका इस सूत्र का है और टा यहाँ पर इस सूत्र का है। तो इसमें से केवल जो आधे अक्षर हैं उनको छोड़ा जाता है और सभी लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आ, ई, उ और या, वा, रा ये सभी अट प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले शब्द बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से अन्य सभी प्रत्याहार बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य
संस्कृत भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर 5 वाक्य लिखे गए हैं। संस्कृतम विश्व प्राचीनतमा भाषा अस्ति। तो संस्कृत विश्व की प्राचीन भाषा है। यम भाषा भारतीय संस्कृति मूलाधार अस्ति। यह भाषा, जो संस्कृत भाषा है, यह भाषा भारतीय संस्कृति की मूल आधार है। नंबर 3 है अस्या भाषा वेद उपनिषद पुराणानि च सन्ति। तो संस्कृत भाषा में वेद, उपनिषद और पुराण ये सभी लिखे गए हैं। नंबर 4 है संस्कृत वैज्ञानिक भाषा अस्ति। तो संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृतस् अध्ययनम ज्ञान वर्ते करोति। संस्कृत के अध्ययन से ज्ञान बढ़ाया जाता है। इस संस्कृत के महत्व के 5 वाक्य थे। प्रश्न नंबर 15 है संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। तो संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्न हैं। व्याकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि और व्याख्या विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तो व्याकरण विधि में नियमों के द्वारा अध्ययन कराया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में सामने कोई भी कार्य करके उसे बताया जाता है। अनुवाद विधि में जिसका अध्ययन कराते हैं उसको अनुवाद करके अध्ययन सिखाया जाता है। व्याख्या विधि व्याख्या के माध्यम से कराया जाता है। और पाठ्य पुस्तक विधि, जो पाठ्य पुस्तक की रूपरेखा होती है उसके आधार पर सिखाया पढ़ाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है अनुकरण वाचन एवं शाश्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है अनुकरण वाचन जब छात्र शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को सुनकर उनका अनुसरण करते हुए बोलते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। और शाश्वर वाचन जब छात्र किसी पाठ को उचित गति, लय और भाव के साथ पढ़ते हैं तो उसे शाश्वर वाचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है संस्कृत में लिंग के भेद को उदाहरण सहित लिखना है। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग पुरुष जाति का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं, जैसे बालिकाः और रामः, ये पुल्लिंग हैं। नंबर 2 स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं, जैसे बालिका और लता। नंबर 3 है नपुंसक लिंग, न पुरुष और न स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द, जैसे फलम और पुस्तकम। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है वाक्य नंबर 1 है गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो गणेशाय मोदकम रोचते। तो मोदकम का मीन्स लड्डू है, रोचते मतलब अच्छे लगते हैं। तो गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। गणेशाय मोदकम रोचते। गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः। 3 है राम पढ़ने के लिए काशी जाता है। रामा पठनाय काशी गच्छति। नंबर 4 श्याम पिता के साथ गया। श्यामा पितरा सह आगच्छता। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 2022 लिंग के तीनों प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही आपके पेपर में रिपीट होंगे। पुल्लिंग ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे लड़का, पिता, राजा। और स्त्रीलिंग ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध
कराते हैं। नपुंसकलिंग ऐसे शब्द जो ना पुरुष और ना ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ग्रह, पुस्तक और फल। प्रश्न नंबर 7 है, दो पशु और दो पक्षियों के संस्कृत में नाम लिखिए। तो दो पशुओं के नाम सिंह को शेर, शेर को सिंघा और हाथी को गधा। दो पक्षियों के नाम कौआ को काका और मोर को मयूरा लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, फलें शब्द का विभक्ति एवं वचन लिखिए। तो फलें शब्द में तृतीय विभक्ति और एक वचन होता है। प्रश्न नंबर 9 है, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। तो रमा शब्द का बहुवचन सप्तमी विभक्ति और बहुवचन रूप रमासु है। प्रश्न नंबर 10 है, उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्त, बरानी, बोधत का हिंदी अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ है उठो जागो और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करो। यह उद्घोष स्वामी विवेकानंद के कठोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 11 है, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है। तो चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। 1 से 10 तक की संख्या को संस्कृत में लिखना है। प्रश्न नंबर 12, यहाँ पर लघु प्रश्न शुरू हैं। तो 1 को एकम, 2 को द्वे, 3 को त्रीणि या त्रिक या त्रय, 4 को चत्वारि या चत्वार, 5 को पंच, 6 को षष्ठ, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दशा संस्कृत में लिखा है। प्रश्न नंबर 13 है, संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। तो नंबर 1 विधि है परंपरागत विधि। इसमें गुरुकुल प्रणाली, सूत्र विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि और वाद विवाद विधि शामिल है। नंबर 2 है आधुनिक विधि। इसमें पाठ पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, विश्लेषण विधि और हर्वर्ड विधि, पंचपदी विधि शामिल है। प्रश्न नंबर 14 है, धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो संस्कृत व्याकरण में धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। धातु से ही विभिन्न क्रियापद बनते हैं या वाक्य में जो क्रिया को संबंध बताते हैं वो कारक होते हैं। यहाँ पर पठ धातु से पठती पढ़ता है, पठत पढ़ते हैं, पठंती जो क्रियापद बनते हैं। गम धातु से गच्छति मतलब जाता है, गच्छता जाते हैं, गच्छन्ति जाते हैं क्रियापद बनते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो संस्कृत में वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ये वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 13 है। व्यंजन ये वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, व्यंजन कहलाते हैं। अयोगवाह ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, किन्हीं 4 फलों के नाम को संस्कृत में लिखना है। तो आम्रम आम, कदली फलम को केला, सेब को सेबम और दाड़िमम को अनार। प्रश्न नंबर 17 है, संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप के महत्व को दर्शाइए। नंबर 1 रुचिपूर्ण शिक्षण, ये शिक्षण को अधिक रोचक और आकर्षित बनाते हैं। नंबर 2 उच्चारण में सुधार, ऑडियो क्लिप के माध्यम से छात्र सही उच्चारण सीख सकते हैं।
नंबर 3, दृश्य श्रव्य अनुभव वीडियो क्लिप छात्रों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं, क्योंकि वे देखकर और सुनकर दोनों ही तरह से सीखते हैं। व्यवहारिक ज्ञान, इनके द्वारा छात्रों को संस्कृत भाषा का व्यवहारिक उपयोग दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, संस्कृत में वाक्यों का अनुवाद करना है। बालक हंसता है, बालिका हंसती। शीला ने पुस्तक पढ़ी, शीला पुस्तकम अपठत। पत्ते गिरते हैं, पत्राणि पतंती। बंदर दौड़ेंगे, वानरा धाविष्यन्ति। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 2019, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कई बार रिपीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 7 है, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए होता है? तो लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है। चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लेट लकार में लिखना है। तो गम धातु का लेट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन रूप गमिष्यन्ति होगा। प्रश्न नंबर 9 है, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, बाल कहे शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। तो इसमें तृतीय विभक्ति और बहुवचन है। प्रश्न नंबर 11 है, नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ मक्खन है। प्रश्न नंबर 12 है, दा धातु का लट लकार में रूप लिखना है। तो लट लकार यहाँ पर वर्तमान काल होता है। तो दा धातु का ददाती, ददासी और ददामी, दत्तः, दत्था और ददती, दत्था और दमहा, दहम होता है या दम होता है। प्रश्न नंबर 13 है, परित्राणाय साधुनम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर इसका अनुवाद है कि सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में जन्म लेता हूँ या युगों युगों में जन्म लेता हूँ। यहाँ पर महाभारत का यह श्लोक है, गीता से लिया गया है। निम्नलिखित शब्दों का हिंदी अर्थ लिखना है जो संस्कृत में है। तो यहाँ पर शासका का खरगोश होता है, द्राक्षा का दाख या अंगूर होता है, वृषभ को बैल होता है और चित्रकूट का गिलहरी होता है। यहाँ पर तक्रम छाछ या मठा का होता है, छाछ ही लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 15, 1 से 10 तक गिनती को संस्कृत में लिखना है। तो आपकी गिनती पेपर में 2 नंबर में आना ही आना है। प्रश्न नंबर 16 है, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता है? संक्षेप में लिखना है। तो संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग छात्रों को विषय को अधिक रोचक और समझने में आसान बनाने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से छात्र सुनकर और देखकर दोनों तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे वे शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, तत्शब्द सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में लिखना है। प्रथमा विभक्ति
सह, ते और ता। द्वितीय विभक्ति ताम, ते और ताह। भैया मैं 2 प्लेन दूंगा, दे दो। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो प्रश्न वाक्य 1 है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। तुम कहाँ रहते हो? त्वम कुत्र वससि। यहाँ पर वससि का अर्थ रहते हो से है। श्याम पैर से लंगड़ा है। श्याम पादेन खंजा अस्ति। और फल, पेड़ से फल गिरते हैं। वृक्षात फलानि पतन्ति। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 2018। यहाँ पर उसने पूछा है, अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत आ, ई और ऊ वर्ण आते हैं। वहाँ पर महेश्वर सूत्र से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7 है, हम सब पाठ पढ़ेंगे। वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो हम सब पाठ पढ़ेंगे। वयम पाठम पठस्याम। हम सब पाठ पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, ध्रुव पाएड पादनम से संबंधित विभक्ति का नाम लिखिए। तो विभक्ति पंचमी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 9 है, राज पुरुष का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो राज पुरुष, इसमें तत्पुरुष समास है। राजपुरुष का अर्थ है राजा का पुत्र। प्रश्न नंबर 10 है, हरि शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखना है। हरि शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हरिम, हरि और हरिन हैं। अनियर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। पठ नियम और करण नियम, 2 प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए गए हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। इसका आंसर है, 2 समान स्वर मिलकर जब दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आ और आ मिलकर यहाँ पर दीर्घ स्वर हुआ है। जैसे हिम प्लस आलय, तो यहाँ पर माँ में आ की मात्रा आ जाती है और हिमालय हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, सभी प्रश्न 1-1, 2-2 बार रिपीट हो रहे हैं। छात्रों को शुद्ध संस्कृत पढ़ाना। नंबर 2 है, लिखना और बोलना सिखाना। नंबर 3, छात्रों को संस्कृत भाषा के नियमों का ज्ञान कराना। नंबर 4 है, छात्रों को भाषा की संरचना और प्रकृति को समझाने में मदद करना। तो संस्कृत व्याकरण में शिक्षण के उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 14 है, गम धातु लोट लकार के रूप लिखना है। तो लोट लकार आज्ञार्थक के रूप में होता है। इसमें प्रथम पुरुष यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ पर हैं। गच्छतु, गच्छताम और गच्छन्तु। गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छा और गच्छा, ये लोट लकार में गम धातु के रूप हैं। प्रश्न नंबर 15 है, अनु तथा अब उपसर्ग से बने संस्कृत के दो शब्द को लिखना है। अनु से अनुकरणम और अनुभव, अब से अवतार और अवकाश, ये उपसर्ग हैं। प्रश्न नंबर 17 है, तव्ययत एवं कत्वा प्रत्यय
लगाकर संस्कृत के दो दो शब्द लिखना है। तो यहाँ पर कवयत् को हो कर्तव्यम और गंतव्यम, गत्वा को गत्वा और पठित्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। राम सदा सत्य बोलता है। राम सदा सत्यम वदति। मैं काम करता हूँ। अहम कार्य करोमि। ये लट लकार से संबंधित है, वर्तमान काल में है। यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में मैं आता है। तो यहाँ पर एक वचन में मी, यहाँ पर ती और सी और मी वर्ड अंत में आता है। तो यहाँ पर करोमी इसलिए आया है। प्रश्न नंबर 3 है, बालिकाएं पढ़ती हैं। बालिका पठन्ति। वे दोनों घर जाते हैं। तह गृह गच्छतः। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। तो यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 से लिया गया है। श्लोक क्या है? कर्मय बधिकरास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो स्तव कर्मणि। तो इसका अर्थ है, व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की इच्छा से प्रेरित मत हो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। इसका सार यह है कि व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। यह श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश में दिया था। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 2017। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखना है। तो गधा, तोता और मछली और बकरी। तो गधा गर्दभा, तोता को सुका या कीर, मछली को मत्स्य, बकरी को अजह संस्कृत में लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, मुनिवी शब्द में विभक्ति और वचन है। तो मुनिवी शब्द में तृतीय विभक्ति और बहुवचन है। प्रश्न नंबर 8 है, इसम भयम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन में है। प्रश्न नंबर 9 है, संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, न्यायात प्रथम प्रविचलन्ति पद न धीरा। इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इस वाक्य का हिंदी में अर्थ है, धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? प्रश्न नंबर 11 है, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? नाम लिखिए। तो संस्कृत में लकार 10 होते हैं। बीटीसी में आपके सिलेबस में केवल 5 लकार को अध्ययन के लिए दिए गए हैं। लट लकार, लेट लकार, लिंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, ये 5 आपके सिलेबस में हैं। आरसी लिंग लकार, लुन लकार, लेट लकार और लेट लकार और लिन लकार, ये 10 प्रकार के लकार हैं। प्रश्न नंबर 12 है, लिग धातु का लोट लकार लिखना है।
तो लोट लकार। लिख धातु का लिखतु, लिखताम और लिखंतु। लिख लिखतम और लिखत, लिखानी, लिखाओ और लिखाम। यहाँ पर लोट लकार में लिख धातु के रूप हैं। अब पीछे के वर्ड याद करके किसी भी धातु के लोट लकार सभी लकारों के एक से बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। षड दोषा पुरुष से ऋहे, हातव्या भूति, मिच्छता निद्रा, तंद्र भय, क्रोधम आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। इसका अनुवाद है, जो मनुष्य इस संसार में उन्नति या ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है उसे इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। नींद, तंद्रा ऊंघना, भय क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता और काम को टालने की आदत। इन सभी गुणों को यदि व्यक्ति छोड़ देता है, त्याग देता है, तो निश्चित ही संसार में उन्नति और ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो वह घर से विद्यालय जाता है, तो गृहात् विद्यालयं गच्छति। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, युवाम संस्कृत पठत। लड़के मैदान में खेलते हैं, बालकाः क्रीडा रे क्रीडन्ति। राम रामपुर में रहता है, रामः रामपुरम निवसति। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखिए। तो खगा पक्षी, खगा पक्षी का नाम है। कुंजर हाथी का नाम है, हाथी का गजा भी होता है। दाड़िम अनार का नाम है। और गोधूम गेहूं का। सरसी जलम कमल का। नेवला नकुला का और पिपीलिका चींटी का नाम है। अश्वत्थ यहाँ पर पीपल के पेड़ का नाम है। प्रश्न नंबर 16 है, 11 से 29 तक संख्यावाचक शब्दों को लिखना है। 11 को एक दशा, 12 को द्वादशा, 13 को त्रयोदशा, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश और 19 को नवदश या ऊनविंशति लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है। तो संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का महत्व छात्रों के लिए सीखने को अधिक आकर्षक और मनोरंजक बनाता है। नंबर 2 है, उच्चारण और भाषा के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। 3 है, यह जटिल अवधारणाओं और कहानियों को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने में सहायक होता है। नंबर 4 है, यह छात्रों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों और सांस्कृतिक संदर्भों को देखने का अवसर देता है। यह विषय को अधिक यादगार और प्रभावी बनाता है। संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी होती हैं, चिन्ह सहित लिखना है। तो संस्कृत में विभक्तियाँ 7 होती हैं, कारक 6 होते हैं। प्रथमा विभक्ति ने, कर्ता ने, यहाँ पर कारक भी आप लिख सकते हैं, या फिर विभक्ति पूछिए तो विभक्ति ही आप रहने दें। द्वितीय में को, तृतीय से के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी का, के, की और सप्तमी में पर होते हैं। ये संबोधन
हे, भो, हरे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2016। प्रश्न नंबर 6 है, किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखना है। केवल 4 शब्द उसने पूछा है तो आपको 4 ही लिखना है। समाचार पत्रम ये अखबार का है। अनुच्च न्यायालय ये निचली अदालत है। सुबह का आने वाला कल। पितृव्य चाचा, पितामह दादा, धूम को धुआं, द्वारम का दरवाजा। प्रश्न नंबर 7 है, राम हरि गुरु सर्व तत् स्मत् अस्मत् शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखना है। तो संज्ञा में राम हरि और गुरु, सर्वनाम में सर्व तत् स्मत् और अस्मत् शब्द सर्वनाम में है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की अलग सूची बनाना है। तो यहाँ पर हिमालय, सागर और राजन पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में गंगा, नदी, वधु और सौंदर्यम। नपुंसकलिंग में फलम और पुस्तकम है। प्रश्न नंबर 9 है, राम शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन व बालक शब्द तृतीय विभक्ति और बहुवचन कर शब्द रूप लिखना है। तो राम का रामः, बालक का बालकय। प्रश्न नंबर 10 है, धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचन में लिखना है। गम को गच्छसि एक वचन, गच्छत द्विवचन, गच्छत बहुवचन। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथमा पुरुष में वह, मध्यम में तुम और उत्तम में मैं। वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तुम वह होता है जिससे हम इस व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं। और मैं तो मैं हूं ही। प्रश्न नंबर 12 है, पट धातु का लट लकार एवं लन लकार में प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखना है। तो वर्तमान काल सरल है और अधिकतर यही पूछा जाता है। आप पीछे के वर्णों को याद लाइन से कर सकते हैं और कोई भी धातु का आप शब्द बना सकते हैं। भूतकाल में आपठत, आपठताम और आपठन, आपठा, आपठतम, आपठत, आपठतम, आपठ, पठाओ, आपठाम। प्रश्न नंबर 13 है, इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है। वृत्यम यत्नेन संरक्षे, मनुष्य को अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मायाति यति चा, क्योंकि धन तो आता है जाता है, धन तो आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्त क्षीणतो, धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता। व्रतित तस्तु हतो हता, लेकिन जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है वह मरे हुए के समान हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में से हिंदी में अनुवाद करना है। यू पम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। क्यम गच्छाम, हम सब जाते हैं। वृक्षात फलम,
आपतत पेड़ से फल गिरा। प्रश्न नंबर 15 है 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। तो गिनती का एक प्रश्न आएगा जरूर। 12 को द्वादशा, 13 को त्रयोदशा, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश और 17 को सप्तदश, 18 को अष्टदश, 19 को एकोना विंशति और 20 को विंशति। अपने प्रश्न नंबर 16 है अपने आसपास की किन्हीं 5 वस्तुओं या पशुओं या पक्षियों के संस्कृत में नाम लिखना है। तो कलम को लेखनी, मेज को उत्पीठिका, घड़ी को घटिका, पुस्तका को पुस्तकम और चम्मच को चमचा कहते हैं। यहाँ पर पक्षी, पशु, गाय को धेनु, कुत्ता को स्वान, बिल्ली को मार्जरा, कौआ को काका, तोता को सुका या कीर। यहाँ पर नाम संस्कृत में होता है। प्रश्न नंबर 17 है आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन करना है। तो ये प्रश्न भी आपका रिपीट है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको कोई एक श्लोक, 2 श्लोक याद करना है, क्योंकि कोई एक आपसे पेपर में अनुवाद के लिए आएगा और आपको एक कोई लिखने के लिए कहेगा। तो आप 2 श्लोक याद करें जो आपका 2 नंबर का होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर करें। आप कोई भी हमारे चैनल पर MCQ किसी भी विषय की बहुविकल्पीय प्रश्न की वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर देखें, क्योंकि अगर कोई भी प्रश्न मिस्टेक या गलती से हो जाता है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन रहता है।